नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। मध्य प्रदेश सरकार ने शराब दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से दुकानें खोलने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन में 40 दिन शराब ठेके बंद रहने के नुकसान यहां पर एमपी सरकार को भुगतने पड़े। एमपी सरकार को 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और राजस्व की आस में ही सरकार ने शराब दुकानें खोलने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश में शराब दुकानें खोलने का रास्ता अब साफ हो चुका है। शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच चर्चा हुई, सहमति बनी। आबकारी विभाग की तरफ से ठेकेदारों को आश्वासन मिला है। शराब ठेकेदारों की मांगों पर विचार करने का उन्हें आश्वासन दिया गया है। शराब दुकान खोलने को लेकर ठेकेदारों को सरकार ने भरोसा दिया है और वहीं लॉकडाउन का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सरकार के गाइडलाइन के अनुसार शराब दुकानें खोली जाएंगी। शिवराज सरकार से बिड राशि को घटाकर 25% करने की प्रमुख मांग थी। 30 शराब कारोबारियों ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। शिवराज सरकार को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा। रेड जोन वाले 9 जिलों में से भोपाल, इंदौर और उज्जैन में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। 6 जिले जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, धार, बड़वानी और देवास के शहरी क्षेत्रों में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। ग्रीन जिलों में सभी शराब दुकानें खोली जाएंगी। यहां पर अनुमति दे दी गई है। राज्य के आबकारी विभाग से मार्च और अप्रैल माह में 3263 करोड़ की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य था। लॉकडाउन के चलते 1463 करोड़ राजस्व प्राप्ति हुई। मार्च महीने में 1995 करोड़ राजस्व का लक्ष्य था, लेकिन 1342 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई। अप्रैल महीने में 1150 करोड़ राजस्व का लक्ष्य था, लेकिन 121 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई। अप्रैल महीने में राज्य सरकार को 1029 करोड़ राजस्व का नुकसान हुआ। लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रहने से राज्य सरकार को 118 करोड़ वैट की क्षति हुई। तो फिलहाल मध्य प्रदेश सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का निर्णय ले लिया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से दुकानें खोलने का यहां पर निर्णय लिया है। रेड जोन में किसी भी तरीके की शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी, ना ही ऑरेंज जोन में शराब दुकानें खोली जाएंगी। ग्रीन जोन में आने वाले सभी जिलों में शराब की दुकानें खोली जाएंगी। हालांकि यहां पर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार शराब दुकानों में यहां पर पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा और राजस्व की हानि के चलते यहां पर शराब दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है। वहीं पर एक लंबे समय से शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच में सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसके बाद दोनों के बीच बैठक में सहमति बनी और अब शराब दुकानें मध्य प्रदेश में खुल सकेंगी। हालांकि आबकारी विभाग की तरफ से ठेकेदारों को आश्वासन मिला है। शराब ठेकेदारों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया गया है और शराब दुकान खोलने को लेकर ठेकेदारों को सरकार ने भरोसा दिया है। लॉकडाउन का पालन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ये तमाम चीजों को करके शराब दुकानें खोली जा सकेंगी और शिवराज सरकार से बिड राशि को घटाकर 25% करने की इनकी प्रमुख मांग थी। हालांकि सरकार ने इन्हें भरोसा जताया इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने को लेकर। इसके बाद दोनों के बीच में सहमति बनी और अब प्रदेश में शराब दुकान खोलने पर सहमति बनी। आपको बता दें कि 30 शराब कारोबारियों ने जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने शिवराज सरकार को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा था। रेड जोन वाले 9 जिलों में से भोपाल, इंदौर और उज्जैन में शराब की दुकानें फिलहाल नहीं खुल सकेंगी। यहां पर किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जा सकेगी। वहीं पर जो 6 जिले हैं, जबलपुर, ग्वालियर, खंडवा, धार, बड़वानी और देवास के शहरी क्षेत्रों में भी शराब दुकानें नहीं खुल सकेंगी। जो ग्रीन जिले में जो 24 जिले शामिल किए गए हैं, वहां पर शराब दुकानें खोली जा सकेंगी। वहां पर शराब दुकान खोलने की अनुमति है।
राज्य में आबकारी विभाग से राज्य के आबकारी विभाग से मार्च और अप्रैल माह में 3,263 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य था, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहां पर हानि हुई और 1,463 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई। मार्च महीने में 1,995 करोड़ राजस्व का लक्ष्य था, लेकिन यहां पर एक बार फिर सरकार को हानि हुई और 1,342 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई। जिसके बाद अप्रैल महीने की बात की जाए तो अप्रैल महीने में भी 1,150 करोड़ राजस्व का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यहां भी 121 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति ही हो सकी। और वहीं पर अप्रैल महीने में राज्य सरकार को 1,029 करोड़ राजस्व का भारी नुकसान हुआ और लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद रहने से राज्य सरकार को लगभग 118 करोड़ वैट की क्षति भी हुई। तो अब मध्य प्रदेश में शराब की दुकानें खोली जा सकेंगी। शराब कारोबारी और सरकार के बीच सहमति बनी और इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे ग्रुप एडिटर राघवेंद्र सिंह जी। सर, ओवर टू यू। संकेता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बाखबर में एक बार फिर दर्शकों का स्वागत है। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर शराब जरूरी क्यों है। इस पर हम नैतिकता के मुद्दे पर फिर किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन आज सवाल ये कि सरकार को इसके कारोबार नहीं होने से जो क्षति उठानी पड़ी है वो फिगर बहुत बड़ा है। 1800 करोड़ का सरकार को नुकसान हुआ है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जुड़ गए हैं टेलीफोन लाइन पर। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार भाई साहब, आपका भी बहुत स्वागत है भाई साहब, नमस्कार जी। दरअसल इस देश को लोग दूध का देश कहते थे कि यहाँ दूध की नदियां बहती हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देखने में आ रहा है कि भले ही शराब की नदियां ना बहती हो, लेकिन शराब को पाने के लिए सड़कों पर लोग पानी की तरह खुद बह रहे हैं। भीड़ लगी हुई है। 44 डिग्री तो नहीं, लेकिन 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर पर लोग लाइन में लगे हुए हैं शराब लेने के लिए। महिलाएं लगी हुई है। सरकार को निश्चित रूप से राजस्व का बहुत घाटा है। सरकार को खर्च भी करना है, इलाज भी करना है, तनख्वाह बांटनी, बहुत सारे दायित्व हैं। लेकिन आपको लगता है कि सरकार ने जो काम किया है शराब बेचने के मामले में, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रबंधन के मामले में कमजोर है। इसलिए कुछ लोग सरकार के से राहत पाने के मामले में हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए कहा है। ये अलग बात है, लेकिन आपको लगता है कि ये पूरा मामला सुलझ जाएगा, शराब की बिक्री भी ठीक से होगी, रेवेन्यू भी ठीक से मिलेगी और कोरोना भी नहीं बढ़ेगा? ये बहुत मौजूद सवाल है, गंभीर है। आपकी राय? देखिए, इसमें एक ही चीज है, सरकार आबकारी से नो डाउट है कि सरकार को एक बड़ा खजाना मिलता है और एक बड़े राजस्व की प्राप्ति होती है जो वो सरकार चलाने के काम में उपयोग करती है। मगर सवाल ये आता है कि जब ये मामला सोशल है, सामाजिक मामला है, अब आप देखिए कि इससे क्या हो रहा है कि सरकार ने जो प्लानिंग नहीं की उससे क्या हो रहा है कि एक तो शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच विवाद शुरू हो गया है। उसके साथ जो उसकी भ्रांतियां पैदा हो रही हैं समाज में, जैसे घरों में अभी एक शराब पीने के बाद एक बच्चे ने अपनी मां की हत्या कर दी। तो इस तरह से जो भ्रांतियां पैदा हो रही हैं, जो समाज में विकृति पैदा हो रही है, उसका भी ध्यान सरकार को रखना होता। तो अगर इस तरह का मैनेज संजय जी, हमने एक दिन पहले ही जब इस पर चर्चा की थी तब ये कहा था कि शराब की बिक्री से सरकार को राजस्व तो मिलेगा, लेकिन इससे जो अपराध बढ़ेंगे उसके लिए कंट्रोल करना पुलिस को बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि लोग शराब पीकर घर में झगड़ेंगे, बाहर सड़क पर झगड़ा करने आएंगे। ऐसे में अगर कोई झगड़ने वाला या फरियादी कोरोना का संक्रमित हुआ तो कोरोना संक्रमित व्यक्ति से जब पुलिस का संपर्क होगा तो जाहिर है कि पुलिस भी संक्रमित हो जाएगी। ये बड़ा खतरा है जो हम सबको दिख रहा है। आपने जिक्र किया कि एक ने शराब पीकर अपनी मां की हत्या कर दी, इससे बड़ा जगह अपराध क्या होगा? ये बहुत सारी दिक्कतें जो आने वाली है। पुलिस भी बहुत मुश्किल में पड़ेगी, क्योंकि अब पुलिस का काम बट जाएगा। अभी तक संजय जी, पुलिस केवल सड़क पर खड़ी होकर कोरोना की वजह से लोग सड़क पर बाहर निकलते उनको घर में भेजने का काम कर रही थी, लेकिन अब उसे अपराध भी नियंत्रित करना पड़ेगा। चुनौती बहुत कठिन है। आपकी राय? यही तो बात है, एक एक्चुअल में बात यही है भाई साहब कि अभी तक क्या हुआ कि सरकार ने ठीक है एक प्लानिंग के तहत नहीं खोली,
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का आदेश है शराब की दुकानें खोल दी जाएं, तो खोल दी जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाए। पॉजिटिव केसेस जो हर जिले में आ रहे हैं उन जिलों पे क्या गणित है, उनके आंकड़े। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार ऋषि पांडे जी भी टेलीफोन लाइन पर हैं। ऋषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद राघवन जी। दरअसल लगातार न्यूज़पेपर भी और मीडिया भी यानी टेलीविजन भी इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि ये जो शराब का मामला है इससे अर्थव्यवस्था भले सुधरेगी, लेकिन दूसरी चुनौती खड़ी होगी कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि शराब पीकर लोग सड़कों पर झगड़ा करेंगे, घरों में झगड़ेंगे। जो अभी संजय जी ने कहा कि एक व्यक्ति ने शराब पीकर एक बच्चे ने अपनी मां की हत्या कर दी, ये जो जघन्य मामला है, हमें लगता है कि कोरोना से भी बड़ा एक मामला अब आने वाला है, वो है लॉ एंड ऑर्डर का। कहीं ना कहीं लूट की घटनाएं बढ़ेंगी, अपराध बढ़ेंगे और इन सबको नियंत्रित करने में पुलिस को बहुत मुश्किल होगी। आपकी राय? देखिए राघवन जी, कोरोना काल में जिस तरीके से शराब की दुकानों को अनुमति दी गई खुलने के लिए, बहुत ही निंदनीय भी है, शर्मनाक भी है, बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है। जब अपनी तरफ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब बंद कर रहे हैं, हम स्कूल बंद कर रहे हैं, हम बाजार में लोगों का निकलना बंद कर रहे हैं, शादी ब्याह सब बंद है, सब लोग घरों में कैद है, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी सरकार को कि 15 दिन शराब की दुकान को और आगे बढ़ाया जा सकता था? क्या देश की तलब, देश की जनता की तलब के आगे सरकार झुक गई, या सरकार को राजस्व की तलब के आगे सरकार मंजूर हो गई? लेकिन ऋषि पांडे जी, जरूर देखना पड़ेगा जिस चीज के आगे सरकार झुकी, जिस भी चीज के आगे सरकार झुकी, लेकिन पूरा देश जो आप हम लोगों की तरह एक तरह से सरकार के आदेश का शब्दशः पालन कर रहे थे, आखिर वो लोग किस बात की सजा भुगतेंगे अब आने वाले दिनों में? क्योंकि कोरोना का विस्तार होगा। अब ये कम्युनिटी, दो तस्वीरों की और आपका ध्यान आकर्षित करूंगा मैं। जी। आज से पिछले हफ्ते में बीबीसी पे देखा था कि 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी अफ्रीका में, लोग लगे हैं और उन्होंने ड्रोन कैमरे से पूरा खींचा था, 4 किलोमीटर तक लोग खड़े हैं। और दूसरी तस्वीर थी दिल्ली में, जहाँ पे लोग 3-3 किलोमीटर की लंबी लाइन लगी। लेकिन दोनों तस्वीरों का फर्क था, वहाँ पर लोग खड़े थे राशन के लिए, उनको भोजन के पैकेट चाहिए थे, वो एक मजबूर पूरा समाज खड़ा था जिसको अपनी पेट की आग बुझानी थी। दूसरी तरफ एक वो समाज खड़ा था जिसको अपनी तलब की क्षुधा को शांत करना था। बिल्कुल बड़ा हिंदुस्तान को। जी, मैं दरअसल आपको बीच में रोकना चाहूंगा। इस पूरे मामले में शराब ठेकेदारों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और आपको बता दें कि शराब ठेकेदार केपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो कुछ घटित हो रहा है उसमें शराब ठेकेदार अपने आप को कैसा महसूस कर रहे हैं। क्या उनको इस पूरे दौर में शराब की बिक्री करना ठीक लगता है या वो कुछ और तरह का रास्ता चाहते हैं? क्योंकि होम डिलीवरी की बात भी हो रही है कि शराब को घर घर भेजा जाए दुकानों से बेचने के। पूछते हैं केपी सिंह जी से। केपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आपके इस चैनल को बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, और वहाँ के जो हमारे दर्शक हैं, आपके जो दर्शक हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई। बताएं सर। जी, हमारा सवाल है कि जो शराब बिक्री का देश भर में काम हो रहा है और उस वजह से कोरोना संक्रमण बढ़ने के खतरे हो गए, क्योंकि ये अब सामुदायिक संक्रमण की तरफ जा रहा है। शराब ठेकेदार जो हैं, क्या वो इस पूरी बिक्री की जो व्यवस्था है उससे संतुष्ट हैं कि दुकानों पर लंबी लंबी कतारें लगे? जैसा ऋषि पांडे जी कह रहे थे कि खाने के पैकेट के लिए नहीं बल्कि शराब के लिए 4-4, 5-5 किलोमीटर की लंबी कतारें भारत में लगी हुई है। आपको शराब ठेकेदार के तौर पर ये सब कैसा लग रहा है? हम लोगों की जो माननीय केसरी जी या आईपीसी केसरी जी से बात हुई या विभागीय अधिकारियों से जो निवेदन किया हम लोगों ने, तो सबसे पहला निवेदन यही था कि यदि हो सके तो सरकार जब तक संक्रमण काल चल रहा है या स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक शराब की दुकानों को पूर्णतः बंद किया जाए। जी, एक बात। दूसरी बात, इससे संक्रमण फैलने की पूरी आशंका है, संभावना बढ़ेगी। इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जी। परंतु सरकार का आदेश मानना हमारे लिए पहला कर्तव्य है। जी। और यदि सरकार शराब दुकानें खोलने के लिए हमें आदेशित कर रही है तो हमें शराब दुकानें खोलनी। बिल्कुल, लेकिन मेरा इसमें एक सवाल और भी था कि क्या होम डिलीवरी
के लिए तो रास्ते की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, क्योंकि कई राज्यों में शराब की होम डिलीवरी भी शुरू हुई है। शराब ठेकेदार इस काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और ये संक्रमण को भी बचाने में मदद करेगा। ऐसी कोई व्यवस्था आपकी जो ठेकेदार एसोसिएशन है या जो आपका संगठन है वो सोच रहा है इस बारे में? क्योंकि ये एक बड़ा रास्ता हो सकता है इस पूरे मामले में आम जनता को बचाने का। आपकी राय? इसमें बहुत सारी टेक्निकल परेशानियां आएंगी और अभी फिलहाल ये भोपाल में संभव नहीं है। हाँ, आने वाले दिनों में जरूर ये संभव हो जाएगा, लेकिन जिस परिस्थिति में अभी हम हैं तुरंत इसको लागू किए जाना संभव नहीं जी। हालांकि मैं पूछूंगा आपसे, आप टेलीफोन लाइन पर बने रहिए। हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार ऋषि पांडे जी और संजय सोनी भी हैं। मैं संजय सोनी से पूछूंगा और पांडे जी से कि क्या छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ऑनलाइन बिक्री करने तक सरकार को शराब की बिक्री दुकानों से नहीं रोक देना चाहिए? क्योंकि शराब की बिक्री के लिए जो कतारें लग रही हैं वो सारे लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है, धज्जियां उड़ रही है और जो लोग सरकार के आदेश का पालन करके 40-45 से घर में बैठे थे उनकी जान आफत में उनको लग रहा है जैसे कि वो आत्महत्या की तरफ जा रहे हैं। संजय जी, आपकी बहुत संक्षेप में फिर मैं ऋषि पांडे से ये बात पूछूंगा। देखिए भाई साहब, इसमें ठेकेदारों ने इसीलिए जागरूकता दिखाई है क्योंकि ठेकेदारों को ये लगने लगा कि जैसे जैसे शराब बिक्री के दिन बढ़ते जाएंगे तो संक्रमण कहीं ना कहीं उनके लोगों तक, उनके शरीर तक कहीं ना कहीं फैल सकता है। इसीलिए उनको चिंता का विषय था। और क्योंकि शराब का कोई धर्म का और जाति नहीं होती कि यही लोग आएंगे, यही लोग पिएंगे, ये लोग नहीं पिएंगे। तो जब इस तरह का माहौल बना हुआ है तो इसमें जब आपने लॉकडाउन 45 दिन का लॉकडाउन लगा दिया तो आपको फिर इसमें भी आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए था कि ऑनलाइन बिक्री तक तो सीमित रहना ठीक है कि राजस्व बढ़ेगा, मगर आपने देखा होगा कि 4-4, 6-6 किलोमीटर लोग लगे सुबह 6 बजे से 5 बजे से। अब आप बताइए कि कोई निहायत जरूरत की चीजें लेने के लिए लोग भले ही ना खड़े हों, मगर शराब के लिए सुबह 4-4 घंटे 5-5 घंटे लोग लाइन में खड़े हैं और लाइन में भी सोशल डिस्टेंसिंग का दुरुपयोग हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा है। तो कैसे कोई यकीन कर ले कि संक्रमण और नहीं बढ़ेगा? तो संक्रमण बढ़ने के और रास्ते खोल दिए गए हैं। आप ठीक कह रहे हैं। मैं लौटता हूँ आपके पास। ऋषि पांडे जी, छत्तीसगढ़ सरकार ने इस मामले में बड़ा उदाहरण पेश किया है पूरे देश भर में कि उन्होंने ऑनलाइन शराब की बिक्री शुरू की है। क्या मध्य प्रदेश की सरकार को, यहाँ के प्रशासन तंत्र को ये नहीं लगता कि हम लोगों की जान की कीमत पर सड़क पर शराब की बिक्री के लिए कतारें लगवा रहे हैं? क्यों ना इसके लिए 2 दिन का ब्रेक लेकर एक मैनेजमेंट प्रबंधन किया जाए और शराब ठेकेदारों से और उनके जो शराब की बिक्री करने वाले लोग हैं उनसे बात करके एक ऐसी व्यवस्था बने ताकि होम डिलीवरी शुरू हो। आपकी राय? पांडे जी। पांडे जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे संपर्क कट गया। लेकिन मैं पूछूंगा केपी सिंह जी, ये जो मामला छत्तीसगढ़ में अगर हो सकता है तो फिर भोपाल या मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता? सर, छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों का संचालन विगत कई वर्षों से सरकार स्वतः कर रही है। इस वजह से उनके पास संसाधन अधिक। ये जो सरकार का संचालन करने का तरीका है, प्राइवेट सेक्टर इस काम को ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है सरकारी काम की तुलना में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। तो सरकार जितना अच्छा काम अगर छत्तीसगढ़ में कर रही है तो ठेकेदार तो इसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर ये चीज चालू हो गई है और ये चीज कंटिन्यू हो रही है, इसलिए उनको ऐसा करने में असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। हमारे यहाँ भी यह संभव है, लेकिन इसमें सरकार सहयोग करेगी और ठेकेदारों को थोड़ा समय देगी तब बेहतर ढंग से संपादित हो पाएगा। तो यही तो हमारा कहना है कि सरकार और ठेकेदार आपस में बात करके 2 दिन का ब्रेक ले लें। 2 दिन का ब्रेक लेंगे तो कोई शराब पीने वालों जैसे 45 दिन में उनके जीवन संकट में नहीं पड़े थे, 2 दिन में भी नहीं पड़ेंगे। लेकिन 2 दिन में अगर वो सड़क पर उतरे हैं तो जो भले आदमी हैं और खुद शराब पीने वाले जो लोग हैं उनके सहित उनके परिजनों का जीवन भी संकट में पड़ गया है। तो इस मामले में सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करे। हम नहीं कह रहे कि नैतिकता के मुद्दे पर सरकार कंगाल हो जाए। नैतिकता की बात हम किसी दिन और कर लेंगे,
लेकिन सरकार को अगर तनख्वाह बांटने का संकट है तो सरकार को चाहिए कि 2 दिन का ब्रेक ले और हमारे शराब पीने वाले मित्रों से कहे कि थोड़ा दिन वो राहत की सांस लें, हम आपको दोबारा इस मामले में शामिल करेंगे और एक व्यवस्था बना के, जैसे सुपर स्टोर के जो मैनेजमेंट होता है और वो घरों में राशन भेजता है, किराना भेजता है, सब्जी भेजता है, उसी तरीके से अमेजॉन वाले घर होम डिलीवरी करते हैं, फ्लिपकार्ट वाले करते हैं, तो क्यों ना कारोबारी जो शराब के हैं वो घर भेजें, भले ही उनको 2 दिन का टाइम लग जाए व्यवस्था बनाने में। ये हो सकता है सिंह साहब? ये बिल्कुल हो सकता है और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब इसकी कल्पना नहीं थी, आज के 8 साल पहले मैंने इसका प्रयास करना प्रारंभ किया, सोचा, लेकिन विभाग ने मुझसे ये कहा कि विभाग ने ये कहा कि ये हमारे यहाँ नियम विरुद्ध है और ऐसा नहीं कर सकते। होम डिलीवरी नियम विरुद्ध है उस समय कहा गया, इसलिए कहा गया कि एक ठेकेदार की या एक दुकान की अपनी सीमा होती है। ठेकेदारों में जो ठेके दिए जाते हैं उनमें एक दुकान की अपनी उनके सीमा होती है, बड़े होते हैं, उनके एरिया होते हैं जी। हाँ, और ऑनलाइन में ये सीमा जो है खत्म हो जाती है जी। और फिर भी ये होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन एक बात है, मैं संजय जी से पूछूंगा, आपसे मेरा दोनों से संयुक्त सवाल है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि एक जगह ऑर्डर आए ऑनलाइन और फिर जिस जिस इलाके के वो ऑर्डर हो, वो जो एक सेंट्रलाइज आइडिया है, सेंट्रलाइज सिस्टम है, वो उन ऑर्डर को उन क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे कि ये अगर पश्चिम क्षेत्र का है, टीटीनगर क्षेत्र का ऑर्डर है, तो वहाँ टीटीनगर क्षेत्र के दुकानदार के पास वो ऑनलाइन ही उसको भेज दे। और ये सिस्टम तो बनाया जा सकता है क्योंकि अब तो कंप्यूटर में बहुत चीजें आ गई है जो आप कर सकते हैं आराम से। मैं लौटूंगा ये सवाल मेरा आपसे संक्षिप्त में जवाब चाहूंगा। संजय सोनी जी, सरकार कहीं ना कहीं तकनीक का इस्तेमाल करने में सफल रही है, इसलिए पूरा देश जो है शराबियों के चक्कर में, शराब के प्रेमियों के चक्कर में संकट में आ गया है। आपकी अंतिम टिप्पणी संक्षेप में। देखिए, बिल्कुल सही बात कही थी आपने कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम में एक जगह ऑर्डर हो जाए और वो एरिया वाइज में बांट दिया जाए। इससे अच्छा तो रास्ता मुझे लगता है सुझाव सरकार को आपकी टिप्पणी के तहत मानना ही चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, राजस्व की भी जानकारी मिल जाएगी कि कितनी इनकम हो रही है और सरकार भी जागरूक रहेगी कि हमारे पास पूरे आंकड़े हैं, उनके पास पूरे आंकड़े रहेंगे। तो जब ऑन डोर समय की तंगी है, मैं आपको यही रोकना चाहूंगा कि आपने जो बातें की सरकार ने सुनी होंगी, कहीं ना कहीं इस पर अमल होगा। जो केपी सिंह जी भी कह रहे हैं उस पर भी अमल होगा। केपी सिंह जी, हम आपका भी धन्यवाद करना चाहेंगे, समय की कमी है, आपसे फिर किसी दिन इस मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। अभी दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम बाखबर के संग को समेटते और आते बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आपको स्टूडियो से बताया जाएगा, अंकिता बताएंगी कि आखिर किस तरह से लोग कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, अवसाद में जा रहे हैं। इस पूरे मामले में जो रिसर्च हुई है वो आपसे साझा करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा के लिए। और अब बाखबर के दूसरे सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे। कोरोना के चलते लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। सोशल आइसोलेशन की वजह से ज्यादातर लोग तनाव, डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। मामले के विशेषज्ञ ने बताया कि हमारे पास देश के अन्य हिस्सों से कॉल्स आ रही हैं और हमें इस बात की खुशी है कि हम लोगों की जरूरत में काम आ रहे हैं। इस तरह की परेशानी से पीड़ित लोग अपनी नौकरी, कोरोना वायरस और बुजुर्ग अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, जिससे बचने के लिए विशेषज्ञों ने कई तरह की हिदायतें दी हैं, जैसे कि आप प्राणायाम कर सकते हैं, अपने खास लोगों से बात कर अपने तनाव से दूर रख सकते हैं, कोरोना को लेकर ठीक हो रहे मरीजों और सरकार की तरफ से दी जा रही मदद का ध्यान कर तनाव के मरीजों को संबल मिलेगा। साथ ही खुद की सकारात्मक को किसी भी तरह से जगाकर कोरोना समेत अन्य किसी भी तनाव वाली परेशानियों का हल मिल सकता है। तो आइसोलेशन से अब आइसोलेट के समय जिस तरीके से आप तनाव रहते हैं, तो इन तरीकों को अपनाकर आप लॉकडाउन के चलते तनाव मुक्त रह सकते हैं। प्राणायाम करें और खुद को खुशी महसूस होने दें। और इसी के साथ ही हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ।